तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जाइगोट बनता है और फिर उस जाइगोट के अंदर एक स्पेशल माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो क्लीवेज डिवीजन चल रहे हैं वो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ के फ्यू डेज के डिवीजन हैं और उनका मोटिव था कि सेल्स का साइज रिड्यूस होता होता बॉडी की सोमेटिक स्ट्रक्चरल सेल्स के बराबर हो जाए। एक बार जब वो साइज अचीव हो जाएगा उसके बाद ये क्लीवेज डिवीजन बंद हो जाते हैं और फिर थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक लाइफ नॉर्मल माइटोसिस चलते हैं। अब उसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, तो उनको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो जाइगोट बना, कहाँ बना जाइगोट? फर्टिलाइजेशन कंप्लीशन कहाँ हुआ था? विद इन फैलोपियन ट्यूब। तो इसका मतलब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के अंदर बन गया था, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि इन फैलोपियन ट्यूब। दूसरा, ये जो जाइगोट था इट इज सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। ये बात मैंने आपको ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझाई थी। ये जो कोरोना रेडिएटर लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, लेकिन जो जोना पेलुसिडा है वो इंटैक्ट रहती है। तो वो जाइगोट के अभी भी चारों तरफ इंटैक्ट है, प्रेजेंट है। अब इस जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होंगे। क्लीवेज डिवीजन की वजह से नई नई सेल्स बनती आएंगी, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी और इस तरह से बनने वाली सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। और इस तरह से जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है दैट इज सिंपली नोन एज एम्ब्रियो। तो जो फर्स्ट डिफाइंड एम्ब्रियोनिक स्टेज क्लीवेज डिवीजन की वजह से बनी है दैट इज नोन एज मोरूला। तो ये मोरूला फैलोपियन ट्यूब में ही फॉर्म हो जाएगा और ये 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज है, यानी मोरूला के अंदर टोटल 8 to 16 ब्लास्टोमियर होंगे। इट इज स्टिल सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। और एक और बात मैंने यहाँ मेंशन की है कि जो मोरूला का साइज है वो जाइगोट के बराबर है। इसे आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये था जाइगोट, इसके चारों तरफ थी ये जोना पेलुसिडा और अब जाइगोट में हुए क्लीवेज डिवीजन। तो जब क्लीवेज डिवीजन होंगे तो अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, ब्लास्टोमियर्स। तो अब आप देखिए, ये जो अब अंदर स्ट्रक्चर रखी हुई है अब ये जाइगोट नहीं रहा है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लास्टोमियर सेल्स बन चुकी हैं। इसका मतलब ये एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन चुका है और अब इसको कहेंगे मोरूला। तो आप देखिए, इस मोरूला का जो साइज है वो अभी भी जाइगोट के बराबर ही है और इस मोरूला के चारों तरफ अभी भी जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। तो देखिए, फैलोपियन ट्यूब में मोरूला बन चुका है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज है, सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा, सॉलिड स्ट्रक्चर है। यानी आप देखिए इस मोरूला के ब्लास्टोमियर्स के बीच में कोई गैप, कोई स्पेस, कोई कैविटी नहीं है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। और इसकी जो अपीयरेंस है दैट इज समवॉट लाइक मलबेरी फ्रूट अपीयरेंस। मलबेरी फ्रूट हम सब जानते हैं, वैसी इसकी सरफेस अपीयरेंस होती है। तो चारों तरफ क्या है इसके? जोना पेलुसिडा। साइज किसके बराबर है? जाइगोट के। चलिए, क्लीवेज डिवीजन अभी आगे भी जारी रहेंगे, यानी मल्टी सेल्युलरिटी और बढ़ती जाएगी, यानी ब्लास्टोमियर्स का नंबर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और अब जो नेक्स्ट डिफाइंड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर आएगी वो होगी ब्लास्टूला। लेकिन ब्लास्टूला टर्म हम कहाँ यूज करेंगे? जब ये एम्ब्रियो यूटेराइन कैविटी में पहुंच जाएगा। भाई सीधी सी बात है कि जो फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना उसमें क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो गया, वो मल्टी सेल्युलरिटी अचीव करता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और काम हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के सीलिया और स्मूथ मसल इस एम्ब्रियो को अब किधर लेके जा रहे हैं? टुवर्ड्स दी यूटेराइन कैविटी, क्योंकि फाइनली इस एम्ब्रियो को जाकर इम्प्लांट का होना है यूटेरस में। तो फाइनली ये ब्लास्टूला आप देखिए कहां पर डिफाइन कर रहा हूं मैं? यूटेराइन कैविटी में। यानी ब्लास्टूला टर्म यूज ही कहां करेंगे उस एम्ब्रियो के लिए? जब वो यूटेराइन कैविटी में आ जाएगा। या यूं बोल दो कि एम्ब्रियो यूटेराइन कैविटी में आने के बाद ही ब्लास्टूला कहलाएगा। चलिए, ह्यूमन ब्लास्टूला को एक और नाम दिया गया है ब्लास्टोसिस्ट। देखिए, अलग अलग एनिमल्स के, ऑर्गेनिजम्स के जो ब्लास्टूला स्टेज होती है उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे किसी में एम्फी ब्लास्टूला वर्ड यूज करते हैं, किसी के ब्लास्टूला के लिए स्टीरियो ब्लास्टूला वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ह्यूमन के लिए, मैमल्स के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ब्लास्टोसिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग ब्लास्टूला के लिए जो अलग अलग टर्म्स यूज करी जाती हैं अलग अलग एनिमल्स में, उस ब्लास्टूला की स्ट्रक्चर के बेस पे की जाती है। जैसे ह्यूमन ब्लास्टूला की स्ट्रक्चर है सिस्ट लाइक। सिस्ट लाइक का मतलब इट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब ये स्ट्रक्चर सॉलिड नहीं रहेगी। देखिए, अब मोरूला तक तो स्ट्रक्चर कैसी चली थी? सॉलिड। यहां पर लिखा हुआ भी है कि मोरूला कैसे स्ट्रक्चर है? सॉलिड। लेकिन जो ब्लास्टूला है वो एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसके अंदर एक कैविटी अपीयर हो जाती है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसील। और इस ब्लास्टूला के या ब्लास्टोसिस्ट के जो ब्लास्टोमियर हैं वो दो तरीके अरेंज हो जाएंगे। कुछ ब्लास्टोमियर तो पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएंगे जिन्हें बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ ब्लास्टोमियर
एक बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह इस अंदर ब्लास्टोसील में हैंग रहेंगे और इस बंच ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, आईसीएम यानी इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक नोब। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बन चुकी है, एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, तभी ह्यूमन ब्लास्टूला को नाम क्या दिया गया है, ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो अंदर कैविटी है जिसे बोल रहे हैं सिंपली ब्लास्टोसील यानी ब्लास्टूला की कैविटी, इसके अंदर न्यूट्रिशियस एल्ब्यूमिनस फ्लूइड भरा हुआ होता है जो बेसिकली कहां से डिराइव हुआ है, यूटेराइन मिल्क से। यानी ये ब्लास्टूला उसी यूटेराइन मिल्क को, क्योंकि अब ये कहां पहुंच चुका है, यूटेराइन कैविटी में, यानी अब इम्प्लांटेशन के दिन की बात आने वाली है। इम्प्लांटेशन के डेज क्या थे, 21 से 23 डे। इसका मतलब उस यूट्राइन एंडोमेट्रियम पर प्रोजेस्टेरोन एक्ट कर चुका है। इस वजह से यूट्राइन एंडोमेट्रियम की सिक्रीटरी नेचर डेवलप हो चुकी है और उससे यूट्राइन मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो चुका है। तो यूट्राइन कैविटी में पहुंचने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट उसी यूट्राइन मिल्क को एब्जॉर्ब करके एक न्यूट्रिशियस एल्बुमिनस फ्लूइड डिराइव करता है और वही फ्लूइड इस ब्लास्टोसील की कैविटी में फिल्ड अप होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो यूटेराइन मिल्क एंडोमेट्रियल ग्लैंड से रिलीज होता है, इसका काम होता है अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जब तक कि प्लेसेंटा फॉर्म होकर फंक्शनल ना हो जाए। तो ये जो अंदर फ्लूइड भर गया है, न्यूट्रिशियस एल्ब्यूमिनस फ्लूइड है, ये इस एम्ब्रियो के फर्दर डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए, यूटेराइन कैविटी में ब्लास्टूला बना है। ह्यूमन ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहा गया है क्योंकि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी स्ट्रक्चर है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। और हाँ, किस ब्लास्टोमियर स्टेज तक अब ह्यूमन में ब्लास्टूला बोलेंगे, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है अप टू अबाउट 200 ब्लास्टोमियर। देखिए क्लीवेज डिवीजन जब चलता है तो इस तरीके से सेल्स बनती है। जायगोट एक सेल है, उससे क्लीवेज होकर 2 ब्लास्टोमियर बने, यानी एक से कितनी सेल बनी, 2, यानी कितनी सेल्स बन रही हैं, जस्ट डबल होती जा रही है यहाँ पर 1 से 2। इसी तरीके से फिर आगे क्लीवेज डिवीजन होगा तो 2 सेल स्टेज से बनेगी 4 सेल स्टेज, फिर 4 से बनेगी 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, फिर 32 सेल स्टेज, फिर 64 सेल स्टेज, उसके बाद 128 सेल स्टेज। लेकिन 128 सेल स्टेज तक तो ये डबल चल रहा है, लेकिन 128 सेल्स के बाद फिर इस तरीके से सेल्स 256 डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होंगी, क्योंकि जब 128 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो बन जाता है तो कोई भी क्लीवेज प्लेन उन सभी सेल्स को एक साथ कवर नहीं कर पाता। इसलिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। लेकिन 128 के बाद डायरेक्ट 256 सेल्ड स्टेज नहीं आएगी। 128 सेल्स के बाद फिर इस तरह से डिवीजन में ये डबलिंग होने वाला मैटर नहीं रहता है, क्योंकि 128 सेल्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उन्हें एक क्लीवेज प्लेन एक साथ कंप्लीट करके जस्ट डबल नहीं कर पाता। इसलिए अप टू अबाउट 200 ब्लास्टोमियर, कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये एक आइडिया है कि अप टू अबाउट 200 ब्लास्टोमियर स्टेज हम ब्लास्टूला कहेंगे। देखिए मोरूला कितने ब्लास्टोमियर स्टेज के लिए फिक्स था कि 8 to 16 सेल स्टेज के लिए हम मोरूला वर्ड यूज करेंगे, लेकिन ब्लास्टूला वर्ड कहां तक यूज कर सकते हैं हम, 16 के बाद क्या स्टेज आएगी, 32। तो 32 सेल्ड स्टेज से लेकर अप टू अबाउट 200 ब्लास्टोमियर स्टेज क्या कहलाएगी, ब्लास्टूला। चलिए अब आगे एक और बात यहां पर मैंने मेंशन करी है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ जोना पेल्यूसिडा, भाई हमने कहा था कि मोरूला स्टेज में हमने लिखा था कि सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा। इवन जो अर्ली ब्लास्टूला स्टेज होती है उसके चारों तरफ भी जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे ब्लास्टूला फर्दर डेवलपमेंट करता है वैसे वैसे जोना पेल्यूसिडा रिमूव हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जोना हैचिंग प्रोसेस, यानी अब इस ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ से जोना पेल्यूसिडा रिमूव हो चुकी है। जोना पेल्यूसिडा के रिमूव होने के बाद ये ब्लास्टूला यानी ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पे अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, और इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जोना पेल्यूसिडा अभी तक क्या काम कर रही थी, जब तक जोना पेल्यूसिडा रहेगी ये एम्ब्रियो किसी सरफेस पर इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो जब ये फैलोपियन ट्यूब से पास हो रहा था मोरूला स्टेज में, इवन जो अर्ली ब्लास्टूला स्टेज थी उस पर भी क्या प्रेजेंट थी, जोना पेल्यूसिडा। तो इस जोना पेल्यूसिडा का अब तक फंक्शन क्या था कि ये इस एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होने से रोकती है। अगर सपोज फैलोपियन ट्यूब में किसी भी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है तो क्या वो नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, नो। तो ऐसे एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जोना पेल्यूसिडा फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन होने से बचा रही थी, मींस वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचा रही थी। तो ठीक है, अब फाइनली यूट्रस के अंदर आकर जब ये ब्लास्टोसिस्ट बना, मैच्योर हुआ, इसकी जोना पेल्यूसिडा रिमूव हो गई है, तो अब इस ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो स्टिकी नेचर की हैं। एंडोमेट्रियल सरफेस भी खुद स्टिकी नेचर की हुई है, क्यों, क्योंकि वो प्रोस्टोन के इन्फ्लुएंस में सेक्रेटरी नेचर डेवलप कर चुकी है। तो अब इजीली ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइजेशन के अबाउट 3 to 4 डेज के बाद
ये जो एम्ब्रियो है ये यूटेराइन कैविटी में पहुंच जाता है। यूटेराइन कैविटी में पहुंचने के अराउंड 3 to 4 डेज के बाद ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट हो जाता है। तो टोटल कितने दिन हो गए फर्टिलाइजेशन के बाद? लगभग 7 डेज। तो अबाउट 7 डेज के बाद ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट हो जाएगा। तो जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन से लगभग कितने दिन बाद? आफ्टर 7 डेज ये एम्ब्रियो कहां इम्प्लांट हो जाएगा? एंडोमेट्रियम पर। तो इसमें कैसे ब्रेकअप हुआ कि सबसे पहले हम बोलेंगे कि फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो को यूट्राइन कैविटी में पहुंचने में कितना टाइम लगा? अबाउट 3 to 4 डेज। फिर यूट्राइन कैविटी में पहुंचने के अबाउट कितने दिनों के बाद ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट हुआ? 3 to 4 डेज। तो 3 to 4 डेज 3 to 4 डेज दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये अबाउट 7 डेज के बाद, फर्टिलाइजेशन के अबाउट 7 डेज के बाद कहां इम्प्लांट हो जाएगा? एंडोमेट्रियम पर। लेकिन एक सवाल ये आता है कि यूट्राइन कैविटी में तो ये फैलोपियन ट्यूब से 3 to 4 डेज के बाद ही पहुंच गया था, तो फिर इसको यूट्राइन कैविटी में पहुंचने के बाद एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने पर 3 to 4 डेज क्यों लगे? वो इसलिए लगे जोना पेलुसिडा को रिमूव होने में। मैंने कहा था कि यूट्राइन कैविटी के अंदर जब ये एम्ब्रियो पहुंचेगा दैट इज ब्लास्टूला, और मैंने कहा था अर्ली ब्लास्टूला के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? जोना पेलुसिडा। फिर जैसे जैसे ब्लास्टूला मैच्योर होता है या डेवलप होता है तो उसकी जोना पेलुसिडा रिमूव होती है बाय जोना हैचिंग प्रोसेस। तो उस जोना हैचिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जोना पेलुसिडा रिमूव नहीं होगी ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट नहीं होगा। तो यूट्राइन कैविटी में पहुंचने के बाद इसको और 3 से 4 दिन क्यों लगे एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने में? वो इसलिए जोना पेलुसिडा को रिमूव होने का टाइम। तो जोना पेलुसिडा रिमूव होगी इन 3 से 4 दिनों में, फिर जाकर ये एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट होगा। तो ट्रेवलिंग टाइम फैलोपियन ट्यूब से यूट्राइन कैविटी की तरफ आने में 3 to 4 डेज। फिर यूट्राइन कैविटी में आने के बाद इसकी जोना पेलुसिडा रिमूव होने में 3 to 4 डेज। टोटल कितने हो गए? अबाउट 7 डेज। यानी फर्टिलाइजेशन के आफ्टर कितने डेज ये एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट होगा? तो दैट इज 7 डेज। चलिए, तो फाइनली ये इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन मैंने एक और बात लिखी है कि इट इज इम्प्लांटेड विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। यानी पहले तो ये एंडोमेट्रियम की सरफेस पर अटैच हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड होता हुआ एंडोमेट्रियम की थिकनेस के अंदर चला जाएगा। यानी एक दिन ऐसा आएगा कि दिस एम्ब्रियो विल बी कंप्लीटली बरेड या एम्बेडेड विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। अब ये एम्ब्रियो आपको यूट्राइन कैविटी में सरफेस ऑफ एंडोमेट्रियम पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके अंदर धंस चुका है? किसमें एम्बेडेड हो चुका है? बरेड हो चुका है विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। और इसी तरह के इम्प्लांटेशन को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो ये इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहलाएगा। कौन सी स्टेज में हुआ ये इम्प्लांटेशन? ब्लास्टोसिस्ट। चलिए, अब एक और बात सीख लेते हैं। ये कौन सी सेल्स हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ये जो अंदर बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह आपको गुच्छा सेल्स का नजर आ रहा है, ये क्या है? इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक नोब। अब इस स्टेज में ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की थिकनेस में इम्प्लांट हो चुका है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट में फर्दर क्लीवेज डिवीजन जारी है, यानी डिवीजन अभी भी चल रहे हैं। और जो नेक्स्ट डिफाइंड एम्ब्रियोनिक स्टेज बनेगी वो क्या बनेगी? गैस्ट्रूला स्टेज। तो गैस्ट्रूला स्टेज विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर्म होगी, क्योंकि ब्लास्टूला से ही तो फर्दर गैस्ट्रूला स्टेज बनेगी, और ब्लास्टोला स्टेज के अंदर ही ये थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो चुका था। इसका मतलब अब जो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेज आएगी आफ्टर इम्प्लांटेशन वो विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम ही तो आएगी। तो चलिए, विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। फिर एक और बात मैंने यहाँ लिखी है कि एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन क्लीवेज डिवीजन स्टॉप्ड। होता क्या है? गैस्ट्रूला जो स्टेज है उसका मतलब क्या है? गैस्ट्रूला स्टेज का मतलब है द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, कि जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस एम्ब्रियो में चल रहा है उस दौरान आप उस एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्या बोलोगे? गैस्ट्रूला। अब गैस्ट्रुलेशन क्या है? गैस्ट्रुलेशन है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो सीधी सी बात कि आफ्टर इम्प्लांटेशन अब इस ब्लास्टूला स्टेज के अंदर क्या चलेगी? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। और ड्यूरिंग दैट गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हम इस एम्ब्रियो को क्या कहेंगे? गैस्ट्रूला स्टेज। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब से गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है तब से होता यह है कि जगह जगह इस एम्ब्रियो में क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ सभी जगह क्लीवेज डिवीजन स्टॉप नहीं होते हैं। एक एरिया में क्लीवेज डिवीजन पहले बंद हो जाएगा, फिर दूसरे एरिया में थोड़ी देर बाद बंद होगा, फिर किसी तीसरे एरिया में थोड़ी देर बाद बंद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से जगह जगह क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाते हैं। अब जहां जहां क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, बस फर्क ये होगा कि क्लीवेज की जगह नॉर्मल माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा।
और गैस्ट्रुला स्टेज के एंड तक आते आते हम ये देखेंगे कि इस एम्ब्रियो में हर जगह क्लीवेज डिवीजन बंद हो चुका होगा कंप्लीटली, और हर जगह क्या स्टार्ट हो चुके होंगे, नॉर्मल माइटोसिस, और साथ ही साथ सेल्यूलर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई सेल्यूलर डिफरेंशिएशन जो है वो कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है, तो दैट इज गैस्ट्रुला स्टेज ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। लेकिन इसमें ये की वर्ड याद रखना कि ड्यूरिंग क्लीवेज डिवीजन डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स नहीं होता है। जब तक किसी सेल में क्लीवेज डिवीजन चल रहा है डिफरेंशिएशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन प्रोसेस के लिए चाहिए टाइम, और क्लीवेज डिवीजन कैसे है, कंपैरेटिवली फास्टर डिवीजन, इसलिए उस दौरान डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। तो इस बात को ऐसे समझेंगे कि जैसे जैसे गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस बढ़ती जाएगी, इस एम्ब्रियो में कुछ कुछ रीजन्स में क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाएंगे। अब जहां जहां क्लीवेज डिवीजन बंद होते जाएंगे वहां वहां नॉर्मल माइटोसिस शुरू होते जाएंगे, और साथ ही साथ सेल्यूलर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस भी स्टार्ट होती जाएगी। तो एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुला स्टेज आप आके क्या देखोगे कि हर जगह क्लीवेज बंद हो चुका होगा कंप्लीटली, हर जगह नॉर्मल माइटोसिस शुरू हो चुके होंगे, और हर जगह सेल्यूलर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका होगा। तो दैट इज अबाउट गैस्ट्रुलेशन। चलिए, अब इस गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो मैंने लिखा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दूसरा लिखा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन? सिंपली फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन। भाई ये जो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की थिकनेस में इम्प्लांट हुआ था, इम्प्लांटेशन के बाद उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वही तो गैस्ट्रुलेशन है। तो बताइए, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला में दो ही चीजें थी क्या, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। तो जो फर्दर ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्टेज एम्ब्रियोनिक नोब यानी इनर सेल मास का डेवलपमेंट होगा वो तो कहलाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का डेवलपमेंट होगा यानी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स वो कहलाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करो कि जो इनर सेल मास है इसी से हमारी बॉडी डेवलप होती है। तो क्या होगा, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस इस इनर सेल मास रीजन में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होंगे, और उस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से दो तरह के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं, एपिबॉली और एम्बॉली। इन एपिबॉली और एम्बॉली की वजह से इस इनर सेल मास रीजन में 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश होंगी, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स। तो अब देखिए कौन से रीजन में 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश हो रही हैं, इस एम्ब्रियोनिक नोब रीजन में यानी इनर सेल मास रीजन में। और आप जानते हैं हमारी जो पूरी बॉडी डेवलप हुई है वो बॉडी इन्हीं 3 जर्म लेयर से डेवलप हुई है। तो एक बात पता पड़ गई कि इस ब्लास्टोसिस्ट में कौन सी स्ट्रक्चर से हमारी ये बॉडी डेवलप होगी, दैट इज इनर सेल मास यानी एम्ब्रियोनिक नोब। इसलिए ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन जब इस इनर सेल मास में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होकर 3 जर्म लेयर एस्टैब्लिश होती हैं तो इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिससे डेवलप होगी हमारी बॉडी। जबकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि जो चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इनका जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट से बहुत सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी लाइक कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस, और उसी वजह से प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड फर्दर डेवलप होंगे। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई है कि ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ विद इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, फिर उसमें आगे कौन सी प्रोसेस चलेगी, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस यानी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब कि जो ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेल मास थी उसका फर्दर डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होकर यानी एपिबॉली और एम्बॉली होकर क्या बनेंगे, 3 जर्म लेयर्स यानी एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। इसको भी मैं कैटेगराइज कर देता हूं। जिन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से एक्टोडर्म एस्टैब्लिश होती है उन्हें बोलते हैं एपिबॉली, और जिन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से एंडोडर्म और मेसोडर्म एस्टैब्लिश होती है उन्हें बोलते हैं एम्बोली। तो इस तरीके से ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास, जिससे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होकर यानी एपिबॉली और एम्बोली होकर इनर सेल मास रीजन में क्या एस्टैब्लिश होंगी, 3 जर्म लेयर्स, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जबकि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या कहता है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। उसके फर्दर डेवलपमेंट से कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी लाइक कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस, जिनसे फर्दर प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होंगे। तो अब ये गैस्ट्रुलेशन स्टेज की या गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस की डिटेल। अब गैस्ट्रुलेशन खत्म होने के बाद क्या होगा, देखिए गैस्ट्रुलेशन खत्म हो रहा है, इसका मतलब
क्या क्या हो चुका होगा गैस्ट्रोला के एंड तक आते आते? गैस्ट्रोला के एंड तक आते आते हर जगह क्लीवेज बंद हो चुका होगा, हर जगह नॉर्मल माइटोसिस शुरू हो चुके होंगे और साथ ही साथ सेल्यूलर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका होगा। ये जो सारे डिफरेंसेज आ रहे हैं ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होकर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनना, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का फर्दर डेवलपमेंट होना, इसका मतलब ही क्या है कि सेल्यूलर डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुका है। और गैस्ट्रोला स्टेज के एंड तक आते आते हम देखेंगे कि इनर सेल मास जो रीजन था ब्लास्टोसिस्ट का, अब उसमें 3 जर्म लेयर एस्टेब्लिश हो चुकी होंगी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 3 जर्म लेयर्स कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज में एस्टेब्लिश होती हैं? तो दैट इज गैस्ट्रोला स्टेज, यानी ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। तो गैस्ट्रोला के एंड तक आते थे 3 जर्म लेयर एस्टेब्लिश हो गई, साथ ही साथ चारों तरफ जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी उससे कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर लाइक कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटोइस, इस तरह की स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रही होंगी। तो ये गैस्ट्रोला के एंड तक की कहानी है। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन के बाद होगा ऑर्गेनोजेनेसिस एंड प्लेसेंटेशन। इसका मतलब ये है कि गैस्ट्रोला स्टेज के एंड तक आते आते जो 3 जर्म लेयर्स डेवलप हुई थी, अब गैस्ट्रुलेशन के बाद उन 3 जर्म लेयर्स में क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी एक्टोडर्म से एक्टोडर्मल ऑर्गन बनते जाएंगे, मेसोडर्म से मेसोडर्मल ऑर्गन और एंडोडर्म से एंडोडर्मल ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से इन तीनों जर्म लेयर से हमारी एक पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी। दूसरा काम क्या होगा गैस्ट्रुलेशन के बाद? प्लेसेंटेशन। मैंने कहा था कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ट्रोफोब्लास्ट के फर्दर डेवलपमेंट से कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगी लाइक कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटोइस। अब आफ्टर गैस्ट्रुलेशन उन्हीं स्ट्रक्चर से क्या बनेगा? प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट इज सिंपली नोन एज प्लेसेंटेशन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस एंड प्लेसेंटेशन किसके बाद? गैस्ट्रुलेशन के बाद। अब इसी ऑर्गेनोजेनेसिस प्लेसेंटेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम और जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।